योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद और प्रथम पाद के 5वें सूत्र का संबंध भाष्य को देखिए। ताहा पुनः निरोधव्याः बहुत्वे सति चित्तस्य। ठीक है, देखिए भाई, तो बात यह चल रही है कि पीछे योग अर्थात समाधि का लक्षण किया, योगश्चित्तवृत्ति निरोध, और उस समाधि के दो भेद बताए थे, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में भी चित्तवृत्तियों का निरोध है, क्योंकि उस समय रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियाँ नहीं रहती है, उसका निरोध किया हुआ रहता है, केवल सात्विक वृत्ति रहती है। और असंप्रज्ञात समाधि में तो तीनों गुणों की वृत्तियाँ नहीं रहती है, सभी वृत्तियों का निरोध है। तो निरोध का अर्थात जो योग का लक्षण है, समाधि का लक्षण है, वो दोनों समाधियों में चला जाता है, साधारण लक्षण हुआ। फिर उसके बाद आया कि असंप्रज्ञात समाधि में यदि कोई वृत्ति नहीं रहती है, तो उस समय जो पुरुष है वह किम स्वभाव, किस स्वरूप का, कैसा रहता है वो। तब उसका उत्तर दिया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने महिमा में अपने स्वरूप में वो रहता है, इस बात को बताया। और फिर पुनः प्रश्न उदित होता है कि ठीक है, जब कोई वृत्ति नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है, महिमा में है, किंतु जब वृत्तियाँ रहती हैं ऐसी स्थिति में फिर पुरुष की किम स्वरूप है, कैसा रहता है। तब अगले सूत्र में अर्थात 4 नंबर के सूत्र में बताया था वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र अर्थात उत्थान काल में, असंप्रज्ञात समाधि से भिन्न काल में जब वृत्तियाँ रहती है, तब वृत्ति के स्वरूप, वृत्ति के सदृश, वृत्ति का अनुसरण कर रहा है, इस प्रकार का प्रतीत होता है। कौन? पुरुष। यद्यपि वह किसी प्रकार से विकृत होता ही नहीं है क्या, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वृत्ति सदृश वो हो गया, इस बात को बताया। तो कुल मिलाकर इन दो सूत्रों का अभिप्राय यह रहा क्या कि यदि वृत्तियों का निरोध है तो कैवल्य है, और यदि वृत्तियाँ की स्थिति है तो वही बंधन है, इस बात को बताया था। तो वृत्ति काल में पुरुष को क्या दुख भोग रूप संसार की प्राप्ति है, और जब वृत्तियों का लय हो जाता है तब दुख भोग रूप जो संसार है उस सभी संसार की निवृत्ति है, फिर वृत्ति का भी लय हो जाता है, वही कैवल्य है, इस बात को बताया। तो अर्थात वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, नहीं करेंगे तो संसार में पड़े रहेंगे, दुख में पड़े रहेंगे। और दुख नहीं चाहिए, संसार स्थिति नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु संसार भी नहीं चाहिए, तो वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, यह अभिप्राय निकला। फिर प्रश्न उठता है कि जिन वृत्तियों का निरोध करना है वे वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं। तो वही प्रश्न किया जा रहा है इस अवतरण भाष्य में। क्या कि चित्तस्य, तो ये जो पंक्ति है ना, तो थोड़ा सा अन्वय करते समय चित्तस्य पहले लेंगे। तो चित्तस्य ताहा पुनः निरोधव्याः बहुत्वे सति, फिर सूत्र आता है। तो अभिप्राय क्या, तो चित्त की वृत्तियाँ तो अनंत है, क्योंकि चित्त में कितनी प्रकार की वृत्तियाँ, कितने प्रकार के विचार उठते हैं, इसका कोई हिसाब तो है नहीं है, तो वृत्तियाँ तो अनंत हुई। तब कहते हैं चित्त की वृत्तियाँ बहुत होने पर भी क्या कि उनका विभाग, उनका वर्गीकरण हम 5 वृत्ति में कर देते हैं। तो वो 5 वृत्तियाँ कौन है, वो आगे आएगा, किंतु वही कह रहे हैं कि चित्तस्य ताहा वृत्तयः पुनः निरोधव्याः, चित्त की वृत्तियाँ निरोध करने योग्य हैं और वो बहुत है, किंतु बहुत में सति, बहुत होने पर भी उनका विभाग 5 में है। वो कौन है 5, वो आगे आएगा, किंतु इस सूत्र में बता रहे कि 5 है करके। तो सूत्र को पढ़ेंगे। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः,
वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। ठीक, वृत्तय मतलब वृत्तियाँ, पंचतय मतलब 5 अवयव वाली अर्थात 5 प्रकार की है। और कैसे पुनः वो क्लिष्टा अक्लिष्टा, ठीक है ना। तो 5 प्रकार की वृत्ति है, वो आगे के सूत्र में आएंगे। वो हर एक वृत्ति कैसी होगी, कोई वृत्ति क्लिष्ट अक्लिष्ट, जैसे प्रमाण वृत्ति है, क्लिष्ट भी हो सकती है अक्लिष्ट भी हो सकती है। तो क्लिष्ट कैसी होती है, अक्लिष्ट क्या होती है, सभी बातों का विवेचन यहाँ पर होने वाला है। किंतु पहले हम लोग इस सूत्र का अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सूत्र हुआ, उसका पदच्छेद ही हुआ, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। अब पदार्थोक्ति, प्रतीक है वृत्तयः। वृत्तयः बराबर चित्त परिणाम विशेषाः। चित्त परिणाम विशेषाः। फिर प्रतीक पंचतयः। पंचतयः बराबर पंच अवयवाः यासाम्। पंच अवयवाः यासाम् ताः पंचतयः। ताः पंचतयः बराबर पंचविधाः इत्यर्थः। पंचविधाः इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे कौंस में एक वाक्य लिखते हैं, हनोपादान सिद्धये। हनोपादान सिद्धये तासाम भेदम आह। तासाम भेदम आह। फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्टा क्लिष्टाः बराबर क्लिष्टाः क्लिष्टाः बराबर राग द्वेषादि क्लेशानाम। राग द्वेषादि क्लेशानाम हेतवः। हेतवः क्लिष्टाः। क्लिष्टाः बंधफलाः। बंधफलाः पूर्ण विराम। आगे सर्वो हि जंतुः। सर्वो हि जंतुः प्रमाणादिवृत्तिभिः। प्रमाणादिवृत्तिभिः ज्ञातेषु अर्थेषु। ज्ञातेषु अर्थेषु रागादिना कर्म कृत्वा। रागादिना कर्म कृत्वा सुखादिना बध्यते। सुखादिना बध्यते पूर्ण विराम। फिर आगे अक्लिष्टाः बराबर अक्लिष्टाः बराबर क्लेशनाशिन्यः। क्लेशनाशिन्यः मुक्तिफलाः। मुक्तिफलाः सत्वपुरुष अन्यता गोचराः। सत्वपुरुष अन्यता गोचराः पूर्ण विराम। आगे ताः खलु। ताः खलु अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास वैराग्याभ्याम क्लिष्ट वृत्ति
प्रवाह मध्ये, क्लिष्ट वृत्ति प्रवाह मध्ये जायमानाः स्वजन्य अक्लिष्ट संस्कारैः, स्वजन्य अक्लिष्ट संस्कारैः पुनः पुनः अभ्यासेन, पुनः पुनः अभ्यासेन प्रवृद्धैः, प्रवृद्धैः आइए क्लिष्ट संस्कार निरोधेन, क्लिष्ट संस्कार निरोधेन क्लिष्ट वृत्ति प्रवाहं निरुध्य, क्लिष्ट वृत्ति प्रवाहं निरुध्य परवैराग्येन, परवैराग्येन स्वयं अपि निरुध्यन्ते, स्वयं अपि निरुध्यन्ते पूर्णविराम। ततः संस्कार शेषस्य चित्तस्य, संस्कार शेषस्य चित्तस्य प्रलयः मुक्तिः भवति, प्रलयः मुक्तिः भवति इति भावः। ठीक, चलिए भाई देखिए अर्थ। तो वृत्तयः बराबर चित्त परिणाम विशेषा, चित्त का अंतःकरण का परिणाम विशेष का नाम है वृत्तियाँ। ठीक है, और वही वृत्तियाँ कितनी है भाई? तब कह रहे बहुत होने पर भी 5 है, 5 में उसका विभाग है। तो पंचतय्य, पंचतय्य का अर्थ कर रहे हैं पंच अवयवाहा यासाम, 5 है अवयव जिनके, ताहा पंचतय्य। तो वृत्ति का समुदाय स्वरूप है कि नहीं? वृत्ति समुदाय लक्षण हुआ अवयवी, और सभी वृत्तियों का समुदाय यह अवयवी, और उसका एक एक भाग अवयव, ये 5 वृत्तियां हैं। ठीक है, अवयवायासाम ताहा पंचतय्य, अर्थात पंचविधा, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। बोलेंगे ठीक है। अब आगे अनोपादान सिद्धये, उन वृत्तियों का कुछ का त्याग करना है, कुछ का ग्रहण करना है। हान मतलब त्याग, उपादान मतलब ग्रहण। त्याग और ग्रहण करने के लिए सिद्ध, इस बात को सिद्ध करने के लिए अब तासाम भेदम आह, उन वृत्तियों का अलग रूप से भेद दे रहे हैं, भेद कर रहे हैं। वो क्या है भाई? तो क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, कुछ वृत्तियाँ क्लिष्ट है और कुछ वृत्तियाँ अक्लिष्ट है। ठीक है, तो क्लिष्टा मतलब क्या और अक्लिष्टा मतलब क्या, एक एक की व्याख्या दे रहे हैं, भाष्य में भी आएगी। तो क्लिष्टाः इसका अर्थ कर रहे हैं राग द्वेष आदि क्लेशानाम हेतवः क्लिष्टाः बंध फलाः। ठीक है ना? तो राग द्वेष आदि जो क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेश है। तो इन क्लेशों के लिए जो कारण है, और दूसरी भाषा में कहना हो ये क्लेश जिनके लिए कारण है, दोनों तरह से लगा सकते हैं, भाष्य में भी आएगा। इन क्लेशों के कारण जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनको भी बोलते हैं क्लिष्ट, और इन वृत्तियों से पुनः राग द्वेष आदि क्लेश बढ़ते भी है। इसलिए कह दिया कि राग द्वेष आदि क्लेशानाम हेतव, राग द्वेष आदि क्लेशों के लिए जो कारण है, ऐसी जो वृत्तियां उनको कहेंगे क्या? क्लिष्टा, क्लेशदायिनः, क्लेश देने वाली, संसार को संसार में पाड़ने वाली वृत्तियां हैं तो क्लेशदायक हो गई, क्लिष्टा। वही कह दिया बंध फला, बंध ही जिनका फल है। अब उससे उन वृत्तियों से कैसे राग द्वेषादि निर्माण होकर वो बंधन को बंधन में डालती है, वो आगे लिख के दिया आपको। सर्वो ही जंतु हो, जंतु प्राणी, सभी प्राणी, प्रमाण आदि वृत्ति भी, प्रमाण वगैरह वृत्तियाँ
वो आगे आने वाली आगे के सूत्र में। तो प्रमाणादि वृत्तियों के द्वारा वस्तुओं को जानते हैं, पदार्थों को जानते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लिया घट है, पट है, इस प्रकार। तो प्रमाणादि वृत्तियों के द्वारा ज्ञातेषु अर्थेषु, जिन अर्थों को, जिन वस्तुओं को जान लिया, उन अर्थों में लोगों को, प्राणियों को क्या उत्पन्न होता है? राग द्वेष। जान लिया कि घट है, अच्छा है, हमको गर्मी के दिन में पानी पीने के लिए काम आएगा, तो उसके बारे में राग होगा। जान लिया कि अरे भाई प्रमाण वृत्ति से ये सर्प है आगे आने वाला है कि नहीं, वो दुख के लिए कारण है, अतः उसके प्रति द्वेष हो जाता है। इस प्रकार तो ज्ञातेषु अर्थेषु रागादिना कर्म कृत्वा, तो राग है कि राग द्वेष को लेकर आदमी क्या करता है? कर्म करता है। जिस वस्तु के प्रति राग है उसको संग्रहित करने का प्रयास करता है, जिस वस्तु के प्रति द्वेष है उसका नाश करने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करता है, और कर्म करके फिर उससे जो उत्पन्न होते पाप पुण्य आदि, उससे सुख दुख आदि को प्राप्त होता है, अर्थात बंधन में पड़ जाता है। तो बंध है फल जिनका, ऐसी वृत्तियां हो गई। कौन सी वृत्तियां? क्लिष्ट वृत्तियां। ठीक है ना। तो कर्म कृत्वा सुखादिना बध्यते, ये हो गए भाई क्लिष्ट वृत्तियां। दूसरी भाषा में कहना हो तो रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और दूसरी भाषा में कहना हो तो विवेक ख्याति को छोड़कर, तत्व ज्ञान पारमार्थिक वृत्तियों को छोड़कर सांसारिक जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं, बंधन में पड़ने वाली। आइए आगे। अब अक्लिष्ट वृत्तियां क्या है? उसको कह रहे क्लेशनाशिन्य, क्लेश दुख पीड़ा संसार, उसको नष्ट करने वाली जो वृत्तियां, उनको कहेंगे क्या? अक्लिष्टा। तो क्लेशनाशिन्य, और उसका फल क्या है फिर? मुक्ति फलाह, मुक्ति मोक्ष, यही है फल जिन वृत्तियों का। उन वृत्तियों को कहेंगे क्या? अक्लिष्ट वृत्तियां। वो क्या है भाई? उदाहरण, सत्व पुरुष अन्यता गोचरा। सत्व कहते प्रकृति को, प्रकृति और पुरुष इनकी अन्यता अर्थात इनका विवेक ज्ञान, इनके विवेक ज्ञान को विषय करने वाली जितनी वृत्तियां हैं वो सब हो गई क्या? अक्लिष्टा वृत्तय। तात्पर्य परमार्थ विषय वृत्तियां, तत्वज्ञान विषय वृत्तियां, वो सब हो गई क्या? अक्लिष्ट वृत्तियां। आगे चलिए। वो कैसा क्लेश को नष्ट कर देती है? संसार को, संसार बंधन को तोड़ देती है अक्लिष्ट वृत्तियां। इसका थोड़े में लिख के दिया आपको। ताहा, ताहा हाँ अक्लिष्ट वृत्तयः, ताहा खलु अभ्यास वैराग्याभ्याम। अक्लिष्ट वृत्तियां जब आदमी के अंदर आ जाती है, पारमार्थिक वृत्तियां आ जाती है, आई नहीं, तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा क्लिष्ट वृत्ति प्रवाह मध्य जायमाना। स्वभावता तो हर एक प्राणी के हृदय में अनादिकाल से क्लिष्ट वृत्तियां ही चलती आ रही है। क्लिष्ट वृत्ति का ही प्रवाह चलता आ रहा है। अविद्या, अस्मिता, अविद्या मतलब क्या? विपरीत ज्ञान, जो जैसा है वैसा न समझना, ये सब इस प्रकार से चलती आ रही है वृत्तियों का प्रवाह। कौन से वृत्तियों का प्रवाह? क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह। किंतु किसी कारण, किसी निमित्त से वो आएगा आगे, क्या अक्लिष्ट वृत्ति भी बीच में उत्पन्न हो जाती है, पारमार्थिक वृत्ति भी आ जाती है। फिर वो अक्लिष्ट वृत्ति जब आ जाती है, भले वो क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में आ गई तो भी वो बहुत काम करके जाती है। अक्लिष्ट वृत्ति क्या करती है? देखिए, क्लिष्ट वृत्ति प्रवाह मध्य जायमाना स्वजन्य, स्व अक्लिष्ट वृत्ति, उससे उत्पन्न कौन? अक्लिष्ट संस्कार। क्योंकि वृत्ति से उत्पन्न होते संस्कार, संस्कार से पुनः उत्पन्न होती वृत्ति, वृत्ति से पुनः संस्कार, ये चक्र चलता रहता है। तो स्वजन्य अक्लिष्ट संस्कार ही, उन अक्लिष्ट वृत्तियों से उत्पन्न जो अक्लिष्ट संस्कार, उन संस्कारों के द्वारा पुनः पुनः अभ्यासेन पुनः वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है, पुनः संस्कार होते हैं। ऐसा करते करते प्रवृत्त बढ़ जाती है, लेकिन पक्की मजबूत होती है। फिर क्लिष्ट संस्कार निरोध, धीरे धीरे क्लिष्ट संस्कार का क्या होता है? निरोध होने लगता है, उसको रोका जाता है धीरे धीरे, है ना, उसका लय होते जाता है। तो क्लिष्ट संस्कार निरोधेन क्लिष्ट वृत्ति प्रवाह निरोध्य, फिर क्लिष्ट वृत्ति का प्रवाह, संस्कार का निरोध हुआ,
फिर उस संस्कार से उत्पन्न होने वाली जो क्लिष्ट वृत्ति, उसका प्रवाह, उसका भी क्या हो जाता है? निरोध। तो क्लिष्ट वृत्ति प्रवाह निरुद्ध, फिर धीरे धीरे वैराग्य भी बढ़ता है। फिर पर वैराग्य जब हो जाता है तब उससे क्या होता है? तो पर वैराग्य न स्वयं अपि निरुध्यन्ते, स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है, लय हो जाती है। कौन? शाबाश, अक्लिष्ट वृत्तियाँ, वो भी अंतिम में लय को प्राप्त हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है। फिर केवल संस्कार बचते हैं। यही हो गई असंप्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था, केवल संस्कार बचे। फिर और काल में वो संस्कार भी लुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी वृत्तियों का लय हो गया तो स्वरूप स्थिति हो गई, वही मोक्ष अवस्था। तो पर वैराग्येन स्वयं अपि निरुध्यन्ते ततः संस्कार शेषस्य चित्तस्य प्रलय। उसके बाद संस्कार शेषस्य चित्तस्य प्रलय, उस चित्त का भी क्या हो जाता है? प्रलय। जिसमें केवल संस्कार बचे थे, ऐसा जो चित्त, उस चित्त का भी अंतिम में प्रलय हो जाता है। और चित्त का प्रलय होना यही इनके यहाँ क्या है? मुक्ति है। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये बता दिया भाई, दो प्रकार की वृत्तियाँ, क्लिष्ट वृत्तियाँ, अक्लिष्ट वृत्तियाँ। ठीक, चलते हैं आगे अब भाष्य में। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय ऐसा है ना, पाठ भेद उसमें, तो प्रचये ऐसा पाठ अच्छा लगता है, जो भी हो। तो कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूता क्लिष्टा, ठीक है ना। तो इतनी पंक्ति में क्लिष्ट वृत्तियों का लक्षण कर दिया, ठीक है ना। तो क्या है क्लिष्ट वृत्तियाँ? तो नंबर 1 क्लेश हेतु का पहला विशेषण, और दूसरा कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूता क्लिष्टा वृत्तय, क्लिष्ट वृत्तियों का स्वरूप हो गया, ठीक है ना। तो क्लेश हेतु का, क्लेश है हेतु अर्थात कारण, जिन वृत्तियों को, ऐसे वृत्तियों को कहेंगे क्या? क्लिष्ट वृत्तियाँ। और क्या करती है वो वृत्तियाँ? तो कर्माशय प्रचये, है कि नहीं। क्षेत्रीभूता, क्षेत्रीभूता मतलब कारणभूता, जैसे फसल के लिए कारण कौन है? खेत। उसी प्रकार ये वृत्तियाँ कारण है, किसके लिए? कर्माशय प्रचय के लिए। तो ऐसी जो वृत्तियाँ होती है उनको कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ, ठीक है। तो ये जो पद आए हैं, क्लेश हेतु का, कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता इत्यादि, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हम लोग। अर्थ लिखेंगे, प्रतीक क्लेश हेतु का बराबर क्लेश हेतु यासाम, क्लेश हेतु यासाम ताः क्लेश हेतु का, ताः क्लेश हेतु का बराबर क्लेश मूलाः, क्लेश मूलाः, पूर्ण विराम। फिर आगे क्लेशाः बराबर, क्लेशाः बराबर अविद्यादयः, अविद्यादयः अर्धविराम। ये विपर्यस्त प्रत्ययाः, विपर्यस्त प्रत्ययाः अर्धविराम। क्लिश्नन्ति ये, क्लिश्नन्ति ये ते क्लेशाः, क्लेशाः अर्धविराम। तन्मयाः, तन्मयाः तन्मूलाश्च वृत्तयः, तन्मूलाश्च वृत्तयः क्लिष्टाः, क्लिष्टाः पूर्ण विराम। आगे ताः च, ताः च आगे प्रतीक कर्माशय प्रचये, कर्माशय प्रचये
बराबर कर्म संस्कार संचये, कर्म संस्कार संचये। फिर आगे प्रतीक क्षेत्रीभूताः, क्षेत्रीभूताः बराबर हेतुभूताः, हेतुभूताः पूर्ण विराम। याभिः कर्म संस्काराणाम् उत्पत्तिः भवति, कर्म संस्काराणाम् उत्पत्तिः भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ एक एक शब्द का। तो भाष्य में शब्द आया है क्लेश हेतु का, मतलब क्या? तो उसका अर्थ कर दिया क्लेश हेतु यासाम, यासाम वृत्ति नाम, जिन वृत्तियों के लिए कारण है कौन? क्लेश, उनको कहेंगे ताहा क्लेश हेतु का, अर्थात क्लेश मूला, ऐसी वो वृत्तियाँ है। फिर बोलेंगे क्लेश, क्लेश जिन वृत्तियों के लिए कारण है। किंतु क्लेश शब्द से क्या कहते हो? क्लेश शब्द का क्या अर्थ है ना? तब कह रहे क्लेशाः अविद्यादयः, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, 5 क्या है? क्लेश है। तो वे है कारण जिनके लिए, उनके निमित्त से जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, उन वृत्तियों को कहेंगे क्लिष्ट वृत्तियां। ठीक है, आई वही करे ये च विपर्यस्त अविद्यादिक, वो क्लेश वो क्या है? तो ये है विपर्यस्त प्रत्यय, उल्टा प्रत्यय, उल्टा ज्ञान है कि नहीं? जैसी चीज है वैसा न समझकर उसका उल्टा समझना, यही तो क्या है? अज्ञान, अविद्या। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, सब ये विपर्यस्त प्रत्यय। ठीक, क्लिष्णन्ति ये ते क्लेशा, उन अविद्यादिकों को क्लेश क्यों कहते हैं? तो क्लेश देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं क्या? क्लेश। तो वही कह रहे क्लिष्णन्ति ये ते क्लेशा। फिर वृत्तियों का विचार चल रहा है ना, तो हो गया अविद्यादि क्लेश, है कि नहीं? तो क्लिष्टा वृत्ति कौन है? क्लिष्टा वृत्ति हो गई। तो क्लिष्टा क्यों कहते हैं? तो क्लेशमय वृत्तियां है, वही कह रहे तन्मया क्लेशमया, क्लेश स्वरूप वृत्तियां है। क्यों? तन्मूला, क्यों? क्लेश मूलक वृत्तियां है, इसलिए उन वृत्तियों को कहते हैं क्या? क्लिष्टा। वही कह रहे तन्मया तन्मूलाश्च वृत्तयः क्लिष्टाः। और कैसी वो क्लिष्ट वृत्तियां भाई? तब कह रहे ताहा च कर्माशय प्रचये, प्रतीक है, इसका अर्थ कर दिया। आशय का अर्थ होता है संस्कार, प्रचय का अर्थ होता है समूह। ठीक है, संचय, समूह। तो कर्माशय प्रचय, इसका अर्थ कर दिया कर्म संस्कार संचये, कर्मों का जो संस्कार, उसका जो समूह, उस कर्मों का समूह होने में जो कारणीभूत है, ऐसी वो वृत्तियां, उनको कहेंगे क्लिष्ट वृत्तियां। तो वही कह रहे क्षेत्रीभूता अर्थ हेतुभूता। तात्पर्य या भी जिन वृत्तियों के द्वारा कर्म संस्कारों की उत्पत्ति होती है, उन वृत्तियों को कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां, अपारमार्थिक वृत्तियां इत्यर्थः। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो क्लिष्ट वृत्तियों के बारे में व्याख्या आदि कर दिया भाष्य में। अब अक्लिष्ट वृत्तियां क्या है वो अगले पंक्ति में दे रहे हैं, भाष्य में देखिए। ख्याति विषयाः गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः। ठीक है, अक्लिष्ट वृत्तियों का लक्षण स्वरूप बता रहे इसमें। 2 विशेषण, 2 शब्द दिए, ख्याति विषयाः एक और गुणाधिकार विरोधिन्य, ऐसी जो वृत्तियां उनको कहेंगे क्या? अक्लिष्ट वृत्तियां। अब प्रश्न आता है कि ख्याति विषया मतलब क्या चीज है? और गुणाधिकार विरोधिनी ये कैसी बात है? एक एक बात को समझ लेंगे, लिख लेंगे। तो प्रतीक है, लिखेंगे ख्याति विषयाः बराबर, ख्याति विषयाः बराबर विवेक ख्याति विषयाः, विवेक ख्याति विषयाः। ठीक, पुनः प्रतीक आगे गुणाधिकार विरोधिन्यः, गुणाधिकार विरोधिन्यः बराबर गुणानाम अधिकारः,
गुणानाम अधिकार बराबर कार्यम, कार्यम चित्तम, कार्यम चित्तम अर्धविराम। तस्य विरोधिन्यः, तस्य विरोधिन्यः वृत्तयः अक्लिष्टाः, वृत्तयः अक्लिष्टाः भवन्ति। पूर्ण विराम। आगे विवेकेन, विवेकेन चित्तस्य निवृत्तिः भवति। चित्तस्य निवृत्तिः भवति। पूर्ण विराम। आगे गुणानाम अधिकारः, गुणानाम अधिकारः विवेक ख्याति पर्यवसानं भवति। विवेक ख्याति पर्यवसानं भवति, भवति। अतः तादृशाः वृत्तयः, तादृशाः वृत्तयः गुणाधिकार विरोधिन्यः, गुणाधिकार विरोधिन्यः। पूर्ण विराम। आगे गुण प्रवृत्तेः एव, गुण प्रवृत्तेः एव क्लेशाः, क्लेशाः अर्धविराम। अतः, अतः गुण निवर्तिकाः, गुण निवर्तिकाः ख्याति विषयाः वृत्तयः, ख्याति विषयाः वृत्तयः अक्लिष्टाः भवन्ति, अक्लिष्टाः भवन्ति। पूर्ण विराम। आगे विवेक विषय, विवेक विषयाः, विवेक विषयाः मुख्याः अक्लिष्टाः वृत्तयः, मुख्याः अक्लिष्टाः वृत्तयः अर्धविराम। आगे विवेकस्य निर्वर्तिकाः, विवेकस्य निर्वर्तिकाः कौंस में लिखिए संपादकाः, कौंस बंद, संपादकाः कौंस बंद। आगे अन्या अपि, अन्याः अपि वृत्तयः, अन्याः अपि वृत्तयः अक्लिष्टाः भवन्ति इति, भवन्ति इति। हो गया भाई। अर्थ देखिए, अक्लिष्ट वृत्तियां किसको कहते हैं वो दे रहे हैं अभी। एक पहला विशेषण दिया ख्याति विषया, ख्याति विषया शब्द का अर्थ कर दिया विवेक ख्याति विषया। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, दोनों के भिन्नता का ज्ञान, इसी को कहते विवेक ख्याति। तो तद विषयक, दूसरी भाषा में कहना हो तो तत्व ज्ञान विषयक जो वृत्तियां है वो हो गई अक्लिष्ट वृत्ति। तो विवेक ख्याति विषया पहला विशेषण हुआ। और दूसरा दिया है भाष्य में गुणाधिकार विरोधिन्यः, ऐसी वृत्तियां, गुणाधिकार के विरोधी वृत्तियां। तो गुणाधिकार क्या चीज है भाई वो लिख रहे हैं। तो गुणाधिकार विरोधिन्यः मतलब गुणानाम अधिकार, गुणों का जो अधिकार, गुण हो गए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और अधिकार शब्द का अर्थ होता है कार्य, है कि नहीं। तो पुरुष को छोड़कर सभी गुणों का ही कार्य है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से जिसका चिंतन चल रहा है मुख्य कार्य है चित्त, वो भी गुणों का ही कार्य है, ठीक है ना। तो गुणानाम अधिकार अर्थात कार्यम जो है चित्त, और तस्य विरोधिन्य, तो चित्त की विरोधी है वो, है कि नहीं, वृत्तियाँ, अर्थात समस्त गुण कार्य के विरोधी हो जाएगी।
तस्य विरोधिन्यः वृत्तयः अक्लिष्टाः भवन्ति, वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ है। अब वो कैसा वो चित्त का विरोधी है वृत्तियाँ, अक्लिष्ट वृत्तियाँ, तब करे विवेकेन चित्तस्य निवृत्ति भवति। विवेक ख्याति तत्वज्ञान जब हो जाता है तब चित्त का भी मूल प्रकृति में लय हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। तो चित्त की विरोधी हो गई कि नहीं, हो गई। कौन, जो वृत्तियाँ, उनको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्तियाँ। तो विवेकेन चित्तस्य निवृत्ति भवति, वही करे आगे, गुणानाम अधिकार, गुणों का अधिकार अर्थात गुणों का कार्य कब तक है, विवेक ख्याति पर्यवसान, जब तक विवेक ख्याति नहीं होती है, तत्वज्ञान नहीं होता है। वेदांत भाषा में कहना हो तो ब्रह्म ज्ञान होने तक ही संसार है ना, गुणों का, प्रकृति का, माया का कार्य है। तो गुणानाम अधिकार विवेक ख्याति पर्यवसानम, विवेक ख्याति होने तक ही गुणों का अधिकार अर्थात गुणों का कार्य है। जब विवेक ख्याति हो जाती है तब गुणों का कार्य समाप्त हो जाता है, चित्त भी लय हो जाता है, अपने मूल कारण में रहता नहीं है। अतः तादृशा वृत्तयः, इसलिए उस प्रकार की जो वृत्तियां हैं उनका विशेषण यह बराबर है। कौन सा, गुणाधिकार विरोधिन्य, गुणों के अधिकार की विरोधी जो वृत्तियां है वही अक्लिष्ट वृत्तियां हो गई। आगे, गुण प्रवृत्ति एव क्लेशा, गुणों की प्रवृत्ति होती है तो क्लेश है, पीड़ा है, दुख है, संसार है। अतः गुण निवर्तिका, इसलिए वो अक्लिष्ट वृत्तियां कैसी हो गई, गुण को निवृत्त करने वाली हो गई। तो गुण निवर्तिका वो कौन है, ख्याति विषया वृत्तयः अक्लिष्टाः भवन्ति। उसमें भी और थोड़ी सूक्ष्मता बता रहे हैं, क्या कि विवेक विषयाः मुख्या अक्लिष्टाः वृत्तयः, मुख्य अक्लिष्ट वृत्तियाँ वो कौन सी है, विवेक विषयक तत्व ज्ञान विषयक वृत्तियाँ, वो हो गई मुख्य अक्लिष्ट वृत्तियाँ। किंतु उस तत्वज्ञान रूप वृत्ति की साधक संपन्न करने वाली जो अन्य वृत्तियाँ, वैराग्य परक, अभ्यास परक, यम नियम परक, वो भी वृत्तियाँ क्या है, अक्लिष्ट ही है, ये बात कह रहे हैं। तो विवेक विषयाः मुख्याः अक्लिष्टाः वृत्तयः। और विवेकस्य निर्वर्तिकाः, निर्वर्तिकाः शब्द अर्थ होता है संपादकाः, है विवेक को संपादन करने वाली जो वृत्तियाँ है कि नहीं, विवेक उत्पन्न कराने के लिए कारणीभूत जो वृत्तियाँ है वो अन्यापि वृत्तयः, बाकी भी अन्य वृत्तियाँ भी क्या है, अक्लिष्टाः भवन्ति। बात समझ में आ गई, क्लिष्ट वृत्तियाँ और अक्लिष्ट वृत्तियाँ दोनों का अलग अलग विभाग हुआ। आगे चलते फिर भाष्य में, ख्याति विषयाः गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः, इतनी बात लगी। आगे, क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि अक्लिष्टाः, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति। ध्यान दीजिए भाई एक एक बात को। अब क्या कहना चाहते हैं भाष्यकार, तो ध्यान दीजिए। आदमी का चित्त है, स्वभावतः उस चित्त की वृत्तियाँ क्लिष्टमय होती है पहले से, जब तक ये शास्त्र ज्ञान है कि नहीं, विवेक सत्संग नहीं है, तब सभी जीवों के हृदय में जो चित्त की वृत्तियाँ है वो कैसी होती है, क्लिष्ट होती है। किंतु क्लिष्ट वृत्तियों का जो प्रवाह चलता रहता है एक के बाद एक, तो उसमें कभी का किसी निमित्त से अक्लिष्ट वृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। सरल सीधा भाषा में कहना हो तो कितना भी नास्तिक मनुष्य हो, बुरा कर्म करने वाला हो, पापी हो, तो उसमें भी कभी काज किसी उदय से कभी कभी एक आधी अच्छी वृत्ति उत्पन्न होती है, जिसको हम अक्लिष्ट वृत्ति कह सकते हैं। ठीक है ना। अब क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में उदित हुई कोई एक आधी अक्लिष्ट वृत्ति, तब उस अक्लिष्ट वृत्ति को क्या कहेंगे आप, क्योंकि क्लिष्ट वृत्ति की प्रवाह में पड़ गई है, तो वो अक्लिष्ट होती हुई भी क्लिष्ट बन जाएगी क्या, तो कहते नहीं बनेगी। वो अपना स्वरूप का त्याग नहीं करेगी, है कि नहीं। पाप कर्म कर रहा है कोई रोज 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 रोज, और एक आध दिन उसने क्या किसी निमित्त से नामस्मरण कर लिया या कोई अच्छा काम कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, तो उसने जो अच्छा काम किया उसको पुण्य ही मिलेगा। क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में पड़ने पर भी वो अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट नहीं बन जाती है,
अक्लिष्ट ही रहती है, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि अक्लिष्टाः, उसी को करें क्लिष्ट छिद्रेषु, क्लिष्ट छिद्र क्या है सब बताएंगे, तो क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति। ठीक है ना, इस पंक्ति को भी स्पष्ट करने के लिए थोड़ा लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे अक्लिष्टाः वृत्तयः, अक्लिष्टाः वृत्तयः, फिर आगे प्रतीक क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि, क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि बराबर बराबर कदाचित कदाचित क्लिष्ट वृत्तीनां प्रवाहे, क्लिष्ट वृत्तीनां प्रवाहे जाताः अपि ताः, जाताः अपि ताः अक्लिष्टाः एव भवन्ति, अक्लिष्टाः एव भवन्ति, पूर्ण विराम। आगे विरुद्ध संसर्गेन, विरुद्ध संसर्गेन प्रभाविताः न भवन्ति, प्रभाविताः न भवन्ति, पूर्ण विराम। स्वस्य स्वस्य अक्लिष्ट रूपत्वम्, अक्लिष्ट रूपत्वं न परित्यजन्ति इत्यर्थः, न परित्यजन्ति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए एक वाक्य, एतत् एव स्पष्टयति, एतत् एव स्पष्टयति, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक क्लिष्ट छिद्रेषु अपि, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि बराबर क्लिष्टायाः वृत्तेः छिद्राणि, क्लिष्टायाः वृत्तेः छिद्राणि बराबर विरोधिनी स्थलानि, विरोधिनी स्थलानि अभ्यास वैराग्य रूपाणि, अभ्यास वैराग्य रूपाणि। ठीक है ना, पूर्ण विराम। आगे अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम विच्छिन्ने क्लेश प्रवाहे, विच्छिन्ने क्लेश प्रवाहे परमार्थ विषयाः वृत्तयः, परमार्थ विषयाः वृत्तयः जायन्ते इत्यर्थः, जायन्ते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे तत्र कदाचित्, तत्र कदाचित् जाताः, जाताः कौंस में उत्पन्नाः, कौंस बंद। आगे अक्लिष्ट वृत्तयः, अक्लिष्ट वृत्तयः, फिर आगे प्रति अक्लिष्टाः भवन्ति, अक्लिष्टाः भवन्ति बराबर
अक्लिष्टाः एव भवन्ति। अक्लिष्टाः एव भवन्ति, पूर्ण विराम। फिर उद्रचन में आगम अनुमान, आगम अनुमान आचार्योपदेश, आचार्योपदेश परिशीलन लब्धजन्मनि, परिशीलन लब्धजन्मनि अभ्यास वैराग्ये, अभ्यास वैराग्ये क्लिष्ट छिद्रम, क्लिष्ट छिद्रम बराबर अंतरम, अंतरम अर्धविराम। तत्र प्रतिपतिताः, तत्र पतिताः स्वयं अक्लिष्टाः एव, स्वयं अक्लिष्टाः एव, यद्यपि क्लिष्ट प्रवाह पतिताः, यद्यपि क्लिष्ट प्रवाह पतिताः। अर्धविराम। न खलु, न खलु शालग्रामे, शालग्रामे किरातशत संकीर्णे, किरातशत संकीर्णे प्रतिवसन अपि ब्राह्मणः, प्रतिवसन अपि ब्राह्मणः किरातः भवति, किरातः भवति, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बन। ठीक है, देखिए भाई अर्थ क्या करें। तो अक्लिष्टाः वृत्तय, अक्लिष्ट वृत्तियां वो कैसी, क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि प्रतीक है, क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाहों में पड़ी हुई, आ गई किसी कारण से, कौन, अक्लिष्ट वृत्तियां। तो कदाचित क्लिष्ट वृत्तीनां प्रवाहे जाता अपि ताः अक्लिष्टा एव भवन्ति, वो अक्लिष्ट ही रहती है। ये नहीं कि अक्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियों के बाजार में घुस गई तो क्लिष्ट बन गई, ऐसा नहीं होता है, वो अक्लिष्ट ही रहती है, यह अर्थ है। तो अक्लिष्टा एव भवन्ति, तात्पर्य विरुद्ध संसर्गेन प्रभाविताः न भवन्ति। अक्लिष्ट वृत्तियों के लिए विरुद्ध संसर्ग हुआ, किनका, क्लिष्ट वृत्तियों का, क्योंकि वो क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में आ गई वो, तो विरुद्ध संसर्ग से वो प्रभावित होती नहीं है। विरुद्ध संसर्गे संसर्गेन प्रभाविताः न भवन्ति। फिर क्या होती है, स्वयं स्वस्य, तात्पर्य क्या, स्वस्य अक्लिष्ट रूपत्वं न परित्यजन्ति, अपना जो अक्लिष्ट रूप है उसका वो त्याग करती नहीं है, कौन, अक्लिष्ट वृत्तियां। ठीक, इसी बात को स्पष्ट कर रहे भाष्य में अगली पंक्ति में। तो क्या शब्द आया है, वो क्लिष्ट छिद्रेषु अपि, क्लिष्ट छिद्र मतलब क्या, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो क्लिष्टायाः वृत्तेः छिद्राणि, क्लिष्ट वृत्तियों के जो छिद्र, छिद्र मतलब क्या, विरोधिनी स्थलानि, क्योंकि क्लिष्ट वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, किसी निमित्त से बीच में आ गया, अभ्यास वैराग्य आदि आदि यम आदि यम नियम आदि है कि नहीं, तो वो क्या हो गए, क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र, विरोधी स्थल बन गए। ऐसे विरोधी स्थल में अक्लिष्ट वृत्ति यदि उत्पन्न होती है तो वह अपने शाबुत रूप में ही रहती है, उसमें कोई क्लिष्ट वृत्तियों का प्रभाव होता नहीं है, ये बात। क्लिष्टाया वृत्ते छिद्राणि विरोधिनी स्थलानि अभ्यास वैराग्य वैराग्य रूपाणि, तो वही करे। तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा, अभ्यास वैराग्याभ्याम विच्छिन्न क्लेश प्रवाह, थोड़ा सा विच्छिन्न हो गया क्लेश, क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह, फिर उसमें परमार्थ विषया वृत्तय जायन्ति, उसमें परमार्थ विषय वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, अक्लिष्ट वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। कितना भी नास्तिक मूर्ख आदमी रहेगा तो कभी कभी उसमें भी अच्छी बात कभी कभी आ जाती है, और इसकी विपरीत भी होता है, वो अभी अगले वाक्य में आएगा। क्या, कितना भी यदि अक्लिष्ट वृत्ति वाला रहेगा तो उसमें भी कभी कभी बीच में क्लिष्ट वृत्तियाँ हो सकती है।
वो भी बात भी आएगी। चलिए आइए, तत्र कदाचित जातः नाम उत्पन्नाः अक्लिष्ट वृत्तयः अक्लिष्टाः भवन्ति। प्रतीक है, मतलब अक्लिष्टाः एव भवन्ति। ठीक है। अब क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में क्यों कभी कभी अक्लिष्ट वृत्ति आ जाती है, तो बता रहे, देखिए आगम, वेद शास्त्र वगैरह, अनुमान, आचार्य उपदेश, गुरु उपदेश, इनका कभी कभी आदमी परिशीलन करता है, चिंतन करता है, और चिंतन करते करते, उस अभ्यास करते करते जन्म हो जाता है। लब्ध जन्मनि किनका, अभ्यास वैराग्य का, अभ्यास वैराग्य आदि आ जाते हैं। तो वह वे अभ्यास वैराग्य बन गए क्या, क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र, विरोधी स्थल, अंतर, बीच वाला भाग। तो क्लिष्ट छिद्रम अर्थ अंतरम तत्र पतिताः, उसमें आ गई अक्लिष्ट वृत्तियां, किंतु वो स्वयं अक्लिष्टा एव। भले यद्यपि क्लिष्ट प्रवाह पतिता, क्लिष्ट प्रवाह के प्रवाह में पतित होने पर भी वो स्वयं तो अक्लिष्ट ही रहती है। उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, न खलु, न कान्वय अंतिम भवति के साथ, न खलु शालग्रामे किरात शत संकीर्णे प्रतिवसन अपि ब्राह्मण किरात भवति। क्या कि कोई गांव समझ लीजिए है, और जिसमें सैकड़ों किरात लोग रहते हैं, भिल्ल आदि लोग रहते हैं, और उसमें कोई एक आधा ब्राह्मण भी रहता है उस गांव में, तो हजारों सैकड़ों किरातों से संकीर्ण संबंधित होने पर भी वो ब्राह्मण किरात नहीं होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है। उस प्रकार क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में आ जाती है अक्लिष्ट वृत्ति, तो अक्लिष्ट ही रहती है, क्लिष्ट बनती नहीं है। ये बात हो गई, और ये मानना ही पड़ता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो जीवों की मुक्ति कभी भी नहीं होगी, क्योंकि स्वभावतः अनादि काल से सभी जीवों के हृदय में, चित्त में क्या चल रही है, क्लिष्ट वृत्तियां चल रही है। और क्लिष्ट वृत्ति का प्रवाह में अक्लिष्ट वृत्ति आती है, और वो क्लिष्ट ही बन जाती है, तो कभी अक्लिष्ट वृत्ति आएगी नहीं। और अक्लिष्ट वृत्ति पारमार्थिक वृत्ति नहीं आएगी तो विवेक ख्याति नहीं होगी, तो चित्त का लय भी नहीं होगा, अर्थात मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। ये दिक्कत आएगी। इसलिए सब मानना पड़ता है कि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पतित हो सकती है अक्लिष्ट वृत्ति, और उसमें आने पर भी वो अक्लिष्ट ही रहती है, क्लिष्ट बनती नहीं है। ये बात हो गई। ठीक है जी। चलिए आगे भाष्य में, क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति, इतनी लगी ना। अब उसको उल्टा कर रहे हैं, अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टाः इति, इतना ही बता दिया। सब वो बात इसमें आ गई है कि नहीं। अब ये कोई आदमी है, पारमार्थिक आदमी है, और उसमें सभी वृत्तियां कैसी उदित होने लगी, अक्लिष्ट, क्लिष्ट वृत्तियां समाप्त प्राय हो गई, और परमार्थ के बिना, देव भगवान के बिना उसको कुछ सूझता ही नहीं है, अक्लिष्ट वृत्तियां ही उसमें है कि नहीं। किंतु किसी निमित्त से कोई विक्षेप आदि विरुद्ध स्थल आ जाते हैं, है कि नहीं, तो उसमें कभी कभी एक आधी क्लिष्ट वृत्ति भी आ जाती है। तब अक्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में कोई क्लिष्ट वृत्ति आती है, तो वो क्या अक्लिष्ट बन जाती है, क्या नहीं बनेगी, वो भी क्लिष्ट रूप से ही रहेगी। कितना भी पारमार्थिक व्यक्ति हो, और उसने जो काम नहीं करना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, कर दिया, इसका मतलब फिर वो बहुत पारमार्थिक है, बहुत जिंदगी भर पारमार्थ कर रहा है, एक आधी हिंसा हो गई तो क्या हुआ, फिर उससे भी उसको पुण्य ही होगा, ऐसा है क्या, नहीं होगा। क्लिष्ट वृत्ति हुई ना, वो क्लिष्ट ही रहेगी, उसको वो सब धर्म लगेगी ही, पाप आदि हिंसा की, तो ठीक है ना। ये उसका मतलब अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टाः इति, इतनी बात लगी। अब इतनी पंक्ति है, सब अर्थ जितना अभी तक बताया वो इसमें आ जाता है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग इस पर भी। प्रतीक अक्लिष्ट छिद्रेषु, अक्लिष्ट छिद्रेषु बराबर अक्लिष्टायाः वृत्तेः छिद्राणि, अक्लिष्टायाः वृत्तेः छिद्राणि बराबर विरोधिनी स्थलानि विक्षेपादीनि, विरोधिनी स्थलानि विक्षेपादीनि भवन्ति।
भवन्ति पूर्ण विराम। आगे विक्षेपादिभिः विक्षेपादिभिः विच्छिन्ने विच्छिन्ने अक्लिष्ट प्रवाहे अक्लिष्ट प्रवाहे क्लिष्टाः वृत्तयः क्लिष्टाः वृत्तयः कदाचित् जायन्ते कदाचित् जायन्ते पूर्ण विराम। यथोक्त रीत्या ताः अपि क्लिष्टाः एव भवन्ति क्लिष्टाः एव भवन्ति। हो गया। देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं अक्लिष्ट छिद्रेषु मतलब अक्लिष्टाया वृत्ते छिद्राणि अक्लिष्ट वृत्तियों के जो छिद्र छिद्र मतलब विरोधी स्थल वो कौन है विक्षेपादि। अक्लिष्ट वृत्तियों के लिए विरोधी स्थल क्या हो गए विक्षेपादिनी भवन्ति। और उन विक्षेपादियों के द्वारा विच्छिन्न हुआ टूट गया अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह और बीच में घुस गई कौन क्लिष्ट वृत्ति। तो क्लिष्टाः वृत्तयः कदाचित् जायन्ते है नहीं किंतु वो भी ऊपर कही हुई रीति के अनुसार ताहापि हाँ क्लिष्टाः वृत्तयः अपि क्लिष्टाः एव भवन्ति क्लिष्ट ही रहती है। ये नहीं कि अक्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में आ गई इसलिए क्लिष्ट वृत्ति भी अक्लिष्ट बन गई ऐसा नहीं। ठीक है ये भी मानना पड़ता है। ऐसा ही नहीं मानेंगे तो समझ लीजिए अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है समाधि लग गई समाधि से बाहर कभी आएगा ही नहीं। किंतु समाधि के बाहर भी आता है व्युत्थान भी होता है। वो इसीलिए होता है कि बीच में अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी कभी कभी आ जाती है विक्षेपादि अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। ठीक ये बात लगता है इतना पंक्ति आगे चलिए भाष्य में अक्लिष्ट छिद्रेशो क्लिष्टः इति। या तक हुआ क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है ना। और इसमें प्रवाह में वो पड़ जाती है उसके प्रवाह में वो पड़ जाती है तो भी अपने अपने स्वरूप में वो रहती है। इतना चिंतन यहाँ तक हुआ। अब आगे तथा जातीयकाः संस्काराः वृत्तिभिः एव क्रियन्ते और संस्कारैः च वृत्तयः इति। ठीक है अब ध्यान दीजिए तथा जातीय का संस्कार जिस प्रकार की वृत्ति रहती है चाहे क्लिष्ट हो चाहे अक्लिष्ट वो वृत्ति से क्या होता है उसी प्रकार के संस्कार चित्त में रहते हैं। फिर बाद में पुनः उस संस्कार से उसी प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। संस्कार से वृत्तियां पुनः वृत्तियों से संस्कार संस्कार से वृत्तियां यह क्रम चलता रहता है। वही कह रहे तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी एवं क्रियन्ते और संस्कार निश्चय वृत्ति और संस्कार हो गए उस संस्कारों से पुनः वृत्तियां वृत्तयः इति। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम वृत्ति और संस्कार इनका चक्र एक के बाद एक जैसे बीज है बीज से झाड़ पेड़ पेड़ से बीज है कि नहीं ऐसा क्रम चलता रहता है। चक्रम अनिशम आवर्तते निरंतर चलता रहता है। ठीक है आइए इस पंक्ति में भी एक दो शब्द है तथा जातीय का ये क्या है लिखेंगे प्रतीक तथा जातीय का तथा जातीय का बराबर तत्प्रकार का बराबर क्लिष्ट जातीयाः अक्लिष्ट जातीयाः वा क्लिष्ट जातीयाः अक्लिष्ट जातीयाः वा संस्काराः संस्काराः वृत्तिभिः एव क्रियन्ते वृत्तिभिः एव क्रियन्ते पूर्ण विराम। आगे संस्कारः बराबर संस्कारः बराबर
वृत्तीनाम अपरिदृष्टावस्था, वृत्तीनाम अपरिदृष्टावस्था, अर्धविराम, संस्कारस्य च, संस्कारस्य च बुद्धभावः, बुद्धभावः स्मृतिवृत्तिः, स्मृतिवृत्तिः, अर्धविराम, तथा च प्रमाणादिवृत्तीनामपि, प्रमाणादिवृत्तीनामपि निष्पादकाः संस्काराः भवन्ति, निष्पादकाः संस्काराः भवन्ति, पूर्णविराम। आगे प्रतीक, एवं वृत्ति संस्कार चक्रम, एवं वृत्ति संस्कार चक्रम बराबर वृत्तिभिः संस्काराः, वृत्तिभिः संस्काराः, अर्धविराम, संस्कारेभ्यः च वृत्तयः, संस्कारेभ्यः च वृत्तयः, इति एवं वृत्ति संस्कार चक्रम, वृत्ति संस्कार चक्रम, फिर आगे प्रतीक अनीशम, अनीशम बराबर निरंतरम आवर्तते, निरंतरम आवर्तते। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो प्रतीक आया था तथा जातीय का, मतलब क्या, तो तत्प्रकार का, उस प्रकार की, मतलब क्या, क्लिष्ट जातियां अक्लिष्ट जातियां, क्लिष्ट वृत्तियां रहेंगी उससे उसी प्रकार के संस्कार होंगे, अक्लिष्ट वृत्तियां रहेंगी उसके उससे उसी प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं, वही कार्य। क्लिष्ट जातियाः अक्लिष्ट जातिया वा संस्काराः वृत्ति भी एव क्रियते, वृत्ति से ही उत्पन्न होते संस्कार, ठीक है ना। बोलेंगे संस्कार क्या चीज़ है, वृत्ति से उत्पन्न होते संस्कार, संस्कार क्या है, तो संस्कार मतलब वृत्ति नाम अपरिदृष्टावस्था है कि नहीं, वृत्तियों की अप्रगट अवस्था, वृत्तियों की सूक्ष्म अवस्था, यही है क्या, संस्कार। तो वृत्ति नाम अपरिदृष्टावस्था की जो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। और संस्कारश्च, संस्कारस्य च बुद्ध भाव, बुद्ध भाव मतलब प्रगट भाव, संस्कारों का प्रगट भाव स्मृति वृत्ति है कि नहीं, वृत्तियों की स्मृति हो जाती है, फिर उससे वृत्तियां और कार्य होने लगता है। तथा च प्रमाणादि वृत्ति नाम अपनी, आगे जो प्रमाणादि वृत्ति आने वाले हैं ना, उनकी भी निष्पादक, उनको उत्पन्न करने वाले कौन होते हैं, संस्कार, संस्कारा भवन्ति। एवं इस प्रकार वृत्ति संस्कार चक्र, वृत्ति और संस्कार का चक्र मतलब कैसा, वृत्ति भी संस्कार, वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं और पुनः उन संस्कारों से वृत्ति, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, इस प्रकार संस्कारेभ्यः च वृत्तयः इति एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम, अनिशम का अर्थ निरंतरम आवर्तते, आवृत्त रहता है, चक्र चलता रहता है, ये इसका मतलब हुआ। देखिए भाष्य में, तथा जातीय का संस्काराः वृत्तिभिः एव क्रियन्ते संस्कारैः च वृत्तयः इति एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। ठीक, आगे तद एवं भूतम चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति इति, ठीक है ना। ताः क्लिष्टाः च अक्लिष्टाः च पंचधा वृत्तयः, ठीक है। अब एक पंक्ति बहुत काम की है, देखिए तद एवं भूतम चित्तम, अभी ऊपर बताया इस प्रकार का जो संस्कार और वृत्ति वाला चित्त कैसा, कब, अवसित अधिकारम, जब इसका अधिकार समाप्त हो जाता है तब
वो दो रूप से स्थित रहता है। कौन कौन? आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, एक आत्म सदृश, आत्मा के जैसा वो हो जाता है जीवन मुक्त अवस्था, ठीक। और फिर बाद में प्रलयम वागच्छति, विधेय कैवल्य अवस्था में मूल कारण प्रकृति में चित्त लय हो जाता है, प्रलयम वागच्छति इति। बात लगी? किंतु इस पंक्ति को और स्पष्ट करने के लिए थोड़ा लिखते इस पर भी लिखेंगे प्रतीक तद एवं भूतम, चित्त का विशेषण है। तद एवं भूतम बराबर यस्मिन वृत्ति संस्कार चक्रम, यस्मिन वृत्ति संस्कार चक्रम निरंतरम आवर्तते, निरंतरम आवर्तते एतादृशम चित्तम, एतादृशम चित्तम बराबर अंतःकरणम, अंतःकरणम। फिर आगे प्रतीक अवसिताधिकारम, अवसिताधिकारम बराबर अवसितः बराबर समाप्तः, अवसितः बराबर समाप्तः, अर्धविराम। अधिकारः बराबर कार्यम, अधिकारः बराबर कार्यम। यस्य तत् अवसिताधिकारम, तत् अवसिताधिकारम बराबर निष्पन्न कृत्यम, निष्पन्न कृत्यम बराबर कृत कार्यम, कृत कार्यम चित्तम, चित्तम। फिर आगे प्रतीक आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते बराबर धर्ममेघ ध्याने, धर्ममेघ ध्याने कंस में लिखे असंप्रज्ञात समाधौ, असंप्रज्ञात समाधौ कंस बन। आगे आत्मकल्पेन, आत्मकल्पेन बराबर निर्दुःखत्वादिना, निर्दुःखत्वादिना आत्मनः बराबर पुरुषस्य, पुरुषस्य तुल्यतया, तुल्यतया व्यवतिष्ठते, व्यवतिष्ठते बराबर वर्तते, वर्तते। कौन में लिखे इस स्थिति में चित्त, इस स्थिति में चित्त दुख मोहादि शून्य होने के कारण, दुख मोहादि शून्य होने के कारण गुणातीत पुरुष जैसा, गुणातीत पुरुष जैसा रह जाता है, रह जाता है पूर्ण विराम। यह जीवन मुक्त अवस्था के, जीवन मुक्त अवस्था के चित्त का वर्णन है, चित्त का वर्णन है पूर्ण विराम कंस बन। फिर आगे प्रतीक प्रलयम वा गच्छति, प्रतीक है प्रलयम वा गच्छति बराबर अथवा, अथवा कैवल्य अवस्थायाम, कैवल्य अवस्थायाम प्रकृतौ,
प्रकृतौ मूल कारणे प्रलयम बराबर प्रकर्षेण लयम गच्छति। प्रकर्षेण लयम गच्छति पूर्ण विराम। कौंस में एक वाक्य, इसी दशा का नाम कैवल्य है। इसी दशा का नाम कैवल्य है। कौंस बंद। आगे, विधिय कैवल्यम प्राप्नोति इत्यर्थः। विधिय कैवल्यम प्राप्नोति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो भाष्य में पद आया है तद एवं भूतम चित्तम, चित्त का विशेषण है एवं भूतम। और दूसरा है अवस्थित अधिकार। फिर वो रहता कैसा है, आत्मकल्याण व्यवतिष्ठते एक, क्यों वहाँ प्रलयम वा गच्छति दो, तो सभी बात का विवेचन कर दिया। तद एवं भूतम का अर्थ कर दे रहे हैं कि यस्मिन, जिस चित्त में वृत्ति संस्कार चक्रम निरंतरम आवर्तते, निरंतर ये चक्र चल रहा है वृत्ति और संस्कार का। एतादृशम चित्तम अर्थात अंतकरणम, जब वो हो जाता है क्या, अवस्थित अधिकारम। अवस्थित अधिकार मतलब क्या, अवस्थित अर्थात समाप्त, अधिकार अर्थात कार्य, उसका कार्य समाप्त हो गया। क्योंकि चित्त का काम क्या है, ये तो संसार को देना, भोग को देना, नहीं तो मोक्ष को देना। जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई, तत्वज्ञान उत्पन्न हो गया, तो उसका अधिकार समाप्त हो गया, वो कृतकृत्य हो गया। उसके आगे वो संसार देने के लिए समर्थ नहीं रहता है। तो वही कह रहे हैं, तो समाप्त अधिकार नाम कार्यम यस्य तत् अवस्थित अधिकार। तात्पर्य निष्पन्न कृत्यम, जो करना था उसका उसको उसने सब कर दिया। उसको दूसरी भाषा में कहेंगे कृत कार्यम, जो कार्य करना योग्य था वो सब उसने कर लिया, ऐसा हो गया वो चित्त। क्योंकि विवेक ज्ञान हो गया, तत्वज्ञान, तो कृत कार्यम चित्तम। फिर वो कब कैसा कहाँ रहता है, कैसा रहता है, तो जीवन मुक्त अवस्था में आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, वो चित्त। आत्मकल्पेन मतलब तो वही उसी को स्पष्ट कर रहे, धर्म मेघ ध्यान अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में आत्मकल्पेन, आत्मा मतलब पुरुष, कल्प मतलब सदृश, जैसे कि पुरुष जैसा होकर रहता है, पुरुष जैसा दुखादि से रहित है, उस प्रकार की स्थिति में रहता है वो कौन, चित्त। हाँ चित्त। आत्मकल्पेन मतलब निर्दुःखत्वादिना, दुखादि धर्मों से रहित, आत्मन अर्थात पुरुषस्य तुल्यतया, कल्पेन तुल्यतया व्यवतिष्ठते मतलब वर्तते, रहता है। ठीक है ना, वही लिख के दिया आपको कि स्थिति में चित्त दुख मोहादि से रहित होने के कारण कैसा, गुणातीत जो पुरुष है उसके जैसा होकर रहता है। यह जीवन मुक्त अवस्था के चित्त का वर्णन हुआ। फिर हो गया नहीं इतना, फिर बाद में प्रलयम वा गच्छति, वही चित्त, अथवा कैवल्य अवस्थायाम प्रकृतौ अर्थात मूल कारण जो प्रकृति है, चित्त का मूल कारण कौन है, प्रकृति, उसमें प्रलयम प्रकर्षेण लयम गच्छति, पुनः उससे उसका उत्थान होता नहीं है कि नहीं, ऐसा हो जाता है चित्त। ये हो गई कैवल्य अवस्था, है कि नहीं। इसी दशा को कैवल्य कहते। फिर चित्त का प्रकृति में पूर्ण लय हो जाना, अर्थात विधेय कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, इस बात को बता दिया। ठीक, आइए आगे। तद भाष्य में तद एवं भूतम चित्तम अवस्थित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति इति। लग गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ भाई, ताहा क्लिष्टाहा च अक्लिष्टाहा च पंचधा वृत्तयः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये मुख्य भेद हुए, और वृत्ति कितनी हो गई, 5। तो 5 वृत्ति कैसी, क्लिष्ट भी अक्लिष्ट भी। संसार विषयक है वो तो क्लिष्ट, परमार्थ विषयक है तो अक्लिष्ट, इस प्रकार। अब वो 5 वृत्तियां कौन कौन है उसका विचार आगे के सूत्र में आने वाला है, उसका विचार चिंतन हम लोग कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते